राणा सांगा मेवाड़ के प्रसिद्ध बप्पा रावल के वंश परंपरा में जन्मे महाराणा रायमल के पुत्र और वीर शिरोमणि महाराणा प्रताप के पितामह थे। महाराणा सांगा अत्यंत वीर महापराक्रमी क्षत्रिय योद्धा थे, जिन्होंने अपने जीवन में छोटी बड़ी लगभग 90 युद्ध किए। इन युद्धों के दौरान उन्होंने अपना एक आंख, एक हाथ और एक पैर गंवा दिया था। राणा सांगा ने अपने रण कौशल से दिल्ली के सुल्तान सिकंदर लोदी, गुजरात के महमूद शाह बेगड़ा और मालवा के नसीरुद्दीन खिलजी के संयुक्त सेना को भी हरा दिया था। जब कुछ बड़बोले नेताओं के द्वारा ऐसे महान वीर, पराक्रमी और देशभक्त योद्धा और उनकी संतानों पर लोकतंत्र के सबसे बड़े मंदिर, संसद में गद्दार होने का आरोप लगाया जाता है, तब हृदय को अत्यंत दुख पहुंचता है। समाजवादी पार्टी के सांसद रामजीलाल सुमन के बयानों के अनुसार जहीरुद्दीन मोहम्मद बाबर को भारत लाने वाले राणा सांगा ही थे। आइए इस विषय को हम तथ्यों और प्रमाणों के साथ देखते हैं। कुछ लोग वर्तमान समय में उपलब्ध बाबरनामा का हवाला देते हुए राणा सांगा को गद्दार सिद्ध करने की नाकाम कोशिशें करते हैं, परंतु मूल बाबरनामा चगताई भाषा में लिखी गई थी, जिसका एक भी मूल प्रति आज उपलब्ध नहीं है। बाबर के मरने के 6 से 7 दशक बाद इस्लामिक लेखकों के द्वारा इसे पुनः फारसी भाषा में लिखा गया, जिसका अनेक भाषाओं में अनुवाद किया गया है, लेकिन इनमें से कोई पूरी तरह प्रामाणिक नहीं है। इतिहासकारों के मुताबिक इन सब में बिना सिर पैर की बातों को लिखा गया है। इन पुस्तकों के अनुसार बाबर अपनी दिनचर्या में लिखता है कि राणा सांगा ने भी पहले मेरे पास दूत भेजकर मुझे भारत में बुलाया और कहलवाया कि आप दिल्ली तक का इलाका ले लें और मैं सांगा आगरे तक का ले लूं। अब यहाँ सोचने वाली बात यह है कि जो शासक दिल्ली के सुल्तान इब्राहिम लोदी को स्वयं 2 बार खातौली और धौलपुर के युद्धों में हरा चुका है, वो शासक उसे ही हराने के लिए बाहर से लड़ाकू को अपने देश भारत क्यों बुलाएगा। फिर भी इन सब में ब्रिटेनी इतिहासकार एनेट सुजाना बेवरिज का बाबरनामा अनुवाद प्रमाणिक माना जाता है। उसमें उन्होंने लिखा है कि दौलत खां लोदी, जो इब्राहिम लोदी के समय में लाहौर का गवर्नर था, उसके बेटे दिलावर खां अपने पिता का संदेश लेकर काबुल गया। जब दिलावर खान काबुल पहुंचा तो वहां शादी की रस्में चल रही थी। वह चारबाग में पेश हुआ और उसने बाबर को खबर दी कि एक अफगान उसके द्वार पर एक अर्जी लेकर आया है। जब उसे अंदर लाया गया तो उसने खुद को एक याचक की तरह पेश किया और हिंदुस्तान की परेशानी को बयान करना शुरू किया। बाबर ने पूछा कि वह, जिसका परिवार इतने लंबे समय से लोदियों का नमक खाता आया था, अचानक उन्हें छोड़कर अपने लिए क्यों चला गया। दिलावर ने जवाब दिया कि उसके परिवार ने 40 साल तक लोदियों की गद्दी संभाली थी, लेकिन इब्राहिम ने सिकंदर के अमीरों के साथ बुरा व्यवहार किया। उनमें से 25 को बिना किसी कारण के मार डाला, कुछ को फांसी पर लटका दिया, कुछ को जिंदा जला दिया और उसमें सुरक्षा की कोई उम्मीद नहीं थी। दिलावर ने कहा, उसे कई अमीरों ने बाबर के पास भेजा है, जिसकी आज्ञा मानने के लिए वे तैयार हैं और उसके आने का वे बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। तत्पश्चात बाबर अपनों की गद्दारी में स्वयं के लिए एक सुनहरा मौका देखकर भारत आने को तैयार हो जाता है और अगले दिन हिंदुस्तान में जीत की निशानी के लिए एक हिंदुस्तानी फतह आम या पान निशान के तौर पर मांगता है। दौलत खां ने उसे शहद में रखे हुए आधे पके आम भेंट किए। जब ये आम उसके सामने रखे गए तो उसने उन्हें निशानी के तौर पर स्वीकार कर लिया। इतिहासकारों के अनुसार बाबर उसी दिन से भारत पर हमले की तैयारी शुरू करने लगा। इतिहासकार ईश्वरी प्रसाद की पुस्तक द मीडिवल हिस्ट्री ऑफ इंडिया, एच चीकिन की पुस्तक हिस्ट्री ऑफ इंडिया एवं लाहौर और फिरोजपुर के डिस्ट्रिक्ट गजेटियर में भी स्पष्ट लिखा है कि बाबर को हिंदुस्तान आने का बुलावा दौलत खां लोदी ने अपने बेटे दिलावर खां के जरिए भिजवाया था। कई इतिहासकारों के अनुसार हिंदुस्तान पर हमला करना बाबर की अपनी मंशा थी, क्योंकि दौलत खां के बुलावे पर इब्राहिम लोदी के खिलाफ बाबर का दिल्ली पर उसका आक्रमण पहला था, परंतु बाबर इससे पहले भी 4 बार समकालीन भारत के सीमावर्ती क्षेत्रों पर हमला कर चुका था। अर्थात बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच पानीपत का प्रथम युद्ध भारत पर बाबर का 5वां आक्रमण था और दिल्ली पर पहला।
जब उसे दिल्ली के सुल्तान इब्राहिम लोदी के विरोधी चाचा दौलत खां लोदी और आलम खां लोदी का सहयोग मिला, तब वह पानीपत के प्रथम युद्ध में इब्राहिम लोदी को मारकर दिल्ली पर काबिज हो पाया।